मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी दैनिक जीवन की छोटी से छोटी वस्तुएं या छोटा से छोटा कार्य ऊर्जा से ही संबंधित रहता है। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से ही चलता है। तो आखिर ये ऊर्जा आता जिससे है वो सारे चीज कहलाता है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा जिस साधन से आता है, जैसे जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, पेट्रोल डीजल से जो चीज़ है उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, इनसे प्राप्त होता है। यही सब ऊर्जा के स्रोत है। तो आइए आज इन्हीं स्रोतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। केंद्रीय विद्युत नियोग भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विद्युत के विभिन्न स्रोत जिनसे विद्युत उत्पादन होता है उनका प्रतिशत निम्नलिखित है। कोयला से 61%, प्राकृतिक गैस से 9%, नाभिकीय ऊर्जा से 2%, जलीय ऊर्जा से 15% और वही नवीनीकृत ऊर्जा से 13% विद्युत का उत्पादन होता है। ये जो सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जो प्राचीन काल में परंपरागत जो चलते आ रहे हैं, प्राचीन काल से वो सारे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं परंपरागत स्रोत। वही जो आजकल हम नए तकनीक, नया ऊर्जा के साधन जो ढूंढ रहे हैं वो सारे कहलाएंगे गैर पारंपरिक स्रोत। जो स्रोत है उसको हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, नवीनीकृत ऊर्जा और अनवीनीकृत ऊर्जा। ऐसे ऊर्जा जिसको पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसके सोर्स जो है स्रोत खत्म हो जाते हैं, वो ऊर्जा कहलाएगा अनवीनीकृत ऊर्जा। इसमें जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल डीजल ये सभी आते हैं। और नवीनीकृत ऊर्जा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बार बार जो खत्म नहीं होगा, वो ऊर्जा कहलाएगी नवीनीकृत ऊर्जा। तो इसमें आएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। ऊर्जा के समस्त स्रोतों को दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत ऊर्जा और दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा को और दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत अनवीनीकरण ऊर्जा और परंपरागत नवीनीकरण ऊर्जा। परंपरागत अनवीनीकरण ऊर्जा जो है जमीन के अंदर हमको प्राप्त होते हैं, ऐसे स्रोत हैं जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक, ये सब इसके उदाहरण हैं। और जो भूमि के ऊपर जो प्राप्त होते हैं जैसे लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति, ये चारकोल, ये सभी जो है परंपरागत नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। वहीं गैर पारंपरिक स्रोत ऐसे स्रोत जो है उसके उदाहरण है सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे इसके उदाहरण हैं। परंपरागत ऊर्जा को ख़त्म होता है तो हमको उसको पुनः नहीं निर्माण कर सकते, लेकिन गैर पारंपरिक ऊर्जा को हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। बच्चों, आप जानते हो कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व जीवों और पेड़ पौधों के जो अवशेष दबे हुए रहते हैं उनसे जो बनने वाले ईंधन है वो कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। इसके उदाहरण जानते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, रसोई गैस, केरोसिन, डीजल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इन सब को कोयला, पेट्रोलियम वगैरह को जलाकर उसके दहन से जो भाप बनाई जाती है, उससे भाप से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ऐसे संयंत्र को तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है और इस ईंधन से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, जो टरबाइन को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिससे विद्युत जनरेटर विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लेकिन ऐसे संयंत्र जो रहते हैं सिर्फ 40% ही दक्ष होते हैं और प्रदूषण भी इससे होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं जो अम्लीय वर्षा के कारण बनते हैं और जिससे जल और स्मारक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जल विद्युत संयंत्र। यह एक ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। इसमें गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन पर डाला जाता है और टरबाइन की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत जनरेटर को दी जाती है और जिससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके लिए बांधों का निर्माण किया जाता है
जहाँ पर बड़े बड़े जलाशय, कृत्रिम झील बोलते हैं जिसे, और उसमें वर्षा का जल को संचित किया जाता है और पाइपों के द्वारा उस पर टरबाइन के ब्लेड पर उसको पानी को मुक्त किया जाता है। इसके लाभ बहुत सारे हैं, जैसे ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, वर्षा के बाद पुनः जल भर जाएगा, प्रदूषण मुक्त रहता है, दीर्घकालिक है और कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हानि भी इससे है कि यह कृषि योग्य भूमि या खेती का जो भूमि है, जब बांध बनाते हैं तो वो डूब जाते हैं, मानव का आवास डूब जाता है, बहुत सारा पारिस्थितिक तंत्र जो रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मौसम पर भी निर्भर रहता है, अगर बारिश नहीं हुई तो जलाशय नहीं भरेगा। तो ये सब इसकी हानियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश कृषि और पशुपालन को विशेष महत्व देता है। यहाँ पर कृषि के अपशिष्ट तथा पशुओं के बहुतायत होने के कारण गोबर भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाया जाता है, उससे धुआं निकलता है और प्रदूषण भी होता है। यहाँ गोबर के अपशिष्ट से जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होकर बायोगैस का निर्माण होता है। इस बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। और इसके लिए बायोगैस संयंत्र एक ईंटों से बनी गुंबद होती है जिसमें गोबर व जल का गाढ़ा घोल बनाया जाता है। इसे संपाचित्र में डाला जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। सूक्ष्म जीव इन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। गोबर का अपघटन करते हैं। जैव गैस को संपाचित्र से ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है। इन्हें पाइपों द्वारा बाहर निकाला जाता है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है जो धुएं उत्पन्न किए बिना जलती है। इसके जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट भी नहीं बनता। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। बायोगैस संयंत्र का लाभ ये है कि ये कम खर्चीला होता है, प्रदूषण रहित है, कोई अपशिष्ट धुआं वगैरह नहीं निकलता है और राख वगैरह भी नहीं निकलता। हानियाँ ये हैं सीमाएं कि इसे गोबर जहाँ पर उपलब्ध हो वहीं पर निर्मित किया जा सकता है, जगह इसके लिए ज़्यादा चाहिए। पवन की गति से उत्पन्न ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाता है। जलाशय या भूखंड के गर्म होने से वायु में गति उत्पन्न हो जाती है और पवनों का प्रवाह हो जाता है। इन गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता है। पवन चक्कियों के पंखुड़ियों के घूर्णन की गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए आजकल होता है। पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी जो गति है उसका उपयोग जनरेटर, टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है और विशाल क्षेत्र में बहुत सारी जब पवन चक्कियाँ लगाई जाती है तो उसे पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। इसके लाभ है कि ये प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। हानियाँ ये है कि इसको लगाने के लिए बहुत सारा भूमि का क्षेत्र चाहिए, लागत इसका बहुत ज़्यादा है, पवन की गति तेज होना चाहिए।